वर्मा जी रात को सोने से पहले अपने घर का बाहरी कपाट बंद करने आए तो उनकी दृष्टि अपने पड़ोसी लाला जी पर पड़ी। वे चौथे तल पर रहते थे और इस समय रात को 10:30 बजे नीचे उनके चबूतरे पर बैठे हुए थे। ठंडी हवा खा रहे थे या किसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस समय तक तो वृद्ध लोगों को वैसे ही नींद आ जाती है। क्या बात है लाला जी, आज अभी नींद नहीं आई? लाला जी के मन में आया कि कह दे कि अभी रात का भोजन ही नहीं मिला तो नींद कहां से आएगी, किंतु बोले नहीं। घर के सम्मान का मामला था, पर्दा पड़ा ही रहे तो अच्छा है। वे स्वयं ही पर्दा उठा देंगे तो पड़ोसी तो घर के अंतिम छोर तक झांक आएंगे। बच्चों को लेकर बहू किसी के जन्मदिन की पार्टी में गई है। लाला जी बोले, चिंता हो रही है, जाने इतनी देर क्यों कर दी, जमाना अच्छा नहीं है। वर्मा जी हंस पड़े। लाला जी, आपकी बहू को भी तो यह बात मालूम ही होगी। यही तो चिंता है कि कहीं बेचारी किसी संकट में ना फंस गई हो। लाला जी ने साथ ही जोर दिया, वैसे तो लड़की समझदार है। नहीं, ऐसा क्या है? वर्मा जी बोले, अभी तो 10:30 ही बजे हैं, दिल्ली शहर तो सारी रात जलता है। लाला जी कुछ बोले नहीं। मूल समस्या को छिपाकर इधर उधर की बातें करने में उनको दक्षता प्राप्त नहीं थी। जानते थे कि बात करेंगे तो सत्य अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। ढके रखना था तो मौन ही उनका कवच था। वर्मा जी समझ गए कि लाला जी अब और बात नहीं करेंगे। वे कपाट बंद कर चले गए। तब लाला जी का ध्यान इस ओर गया कि वे इतनी रात तक किसी और के बंद द्वार के सामने बैठे हैं। कोई भी देखेगा तो क्या सोचेगा? बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया है अथवा वे ही अपना घर छोड़कर बाहर निकल आए हैं। कोई कुछ भी सूंघना शुरू कर देगा। कौन नहीं जानता कि उनका बेटा यहाँ नहीं रहता और बहू उनसे प्रसन्न नहीं है। वे ऊपर जाने के लिए उठ खड़े हुए। जाते जाते भी पीछे मुड़कर देख लिया, शायद कोई गाड़ी आ रही हो, पर वहां कोई नहीं था। चारों ओर अंधेरा था। थोड़ी दूर जाकर सड़क मुड़ जाती थी। मोड़ के आगे कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता था। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। चौथी मंजिल तक सीढ़ियां ही सीढ़ियां थीं। आजकल बायां घुटना बहुत कष्ट देने लगा था। बड़े भाई के घुटने में कष्ट हुआ था तो उनके बेटे ने उनका ऑपरेशन करवा दिया था। अब वे ठीक थे। वैसे भी उनके फ्लैटों में लिफ्ट थी। यहाँ लिफ्ट कौन लगवाता? दिल्ली प्राधिकरण वाले 5वीं मंजिल इसीलिए नहीं बनवाते कि लिफ्ट लगवानी पड़ेगी। पर लाला जी अपने घुटने की बात किसे कहते? बेटा दुबई में बैठा था, उसे अपनी नौकरी के लाले पड़े थे। बहू को उनको रोटी खिलाना ही भारी लगता था। वह मानती थी कि उन दोनों के खाने के खर्च में ही उसके पति का सारा वेतन समाप्त हो जाता था। कई बार पूछ चुकी थी कि वे अपना बोझ स्वयं क्यों नहीं उठाते। वे उसे 20 बार बता चुके थे कि उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं है। वे ही जानते थे कि उन्होंने बेटे को किन किन मुश्किलों से गुजरते हुए पढ़ाया था, और जिस दिन बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया था उस दिन ही उन्होंने मान लिया था कि उनके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो गए हैं। उन्होंने माना था कि वे जीवन के पर्वत को चढ़कर उसकी चोटी तक आ गए हैं। किंतु वे क्या जानते थे कि बहू नाम की एक प्राणी भी परिवार में आने वाली थी, जो उनके बेटे की सारी कमाई पर नागिन बनकर बैठ जाएगी। वह उस पर उनका तनिक भी अधिकार नहीं मानती। उल्टे ना उनसे पूछती है कि सारा जीवन उन्होंने अपने रहने के लिए एक मकान तक क्यों नहीं बनवाया, जिसे बेचकर वह दिल्ली में एक बड़ा मकान खरीद सकती। उन्होंने अपने बुढ़ापे के खर्च के लिए पैसे क्यों नहीं बचाए। संसार के सारे ससुर और दादा अपनी बहुओं और पोते पोतियों को विदेश घुमाने फिराने ले जाते हैं।
उन्हें अच्छे अच्छे होटलों में खिलाते पिलाते हैं, उन्हें भेंट उपहार देते हैं। किंतु लाला जी क्या करते हैं? उन्हें तनिक भी लाज तक नहीं आती। बाजार से दर्जन अंडे लाने को बोलो तो पल्ला झाड़ देते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और लाला जी हैरान होते रहते हैं कि वह ऐसी बातें क्यों कहती है। वह विवाह से पहले भी उनकी आर्थिक स्थिति से परिचित थी। वह जानती थी कि उनका बेटा ही उनकी जमा पूंजी है, वही उनकी पेंशन है, वही प्रोविडेंट फंड, वही उनका जीवन बीमा। तब तो वह इस घर में आने को इतनी उतावली थी कि अपना घर छोड़कर भाग गई, और अब उनसे प्रतिदिन पूछती है कि जब उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ही दरिद्र थी तो बेटे का विवाह ही क्यों किया। लाला जी उसकी किस बात का उत्तर देते? न वे उसके समान कड़वा बोल सकते थे, न गालियां दे सकते थे, न घर से निकालने की धमकियां दे सकते थे। वे अपने पुत्र के दाम्पत्य जीवन को नष्ट तो नहीं कर सकते थे। वैसे भी वे उनके पोते और पोती की मां थी। कौन पिता चाहेगा कि उसका पुत्र अपनी पत्नी से वंचित हो जाए, और कौन दादा चाहेगा कि उसके पोते पोतियां बिना माँ बाप के पले बढ़े। पिछली बार बेटा दीपावली पर घर आया था तो पति पत्नी में आधी रात को कहा सुनी ही नहीं, हाथापाई भी हो गई थी। बहू का सारे मोहल्ले को दहलाता स्वर गूंजा था, मैं यहाँ तुम्हारे माँ बाप की सेवा टहल करने वाली दासी हूँ, तुम्हारे बच्चों को पालने वाली धाई हूँ, और तुम वहां बगदाद की सुंदरियों के साथ रंगरेलियां करने वाले शेख हो। बहू ने बेटे पर कई प्रकार से आरोप लगाए कि उसके दुबई में अन्य स्त्रियों से संबंध हैं। हो सकता है वह किसी और स्त्री के साथ रह रहा है या कॉल गर्ल्स के साथ ऐश कर रहा हो। बहू ने उसे ढेर सारी गालियां भी दी और अंत में झगड़े का पटाक्षेप करने के लिए उस पर चप्पल दे मारी थी, किंतु पटाक्षेप हुआ नहीं। बेटे ने आत्मरक्षा में उसका हाथ पकड़ा तो बहू ने टेलीफोन उठा लिया। वह अभी पुलिस को बुला लेगी। वे सब मिलकर उसे पीट रहे हैं, उसकी हत्या भी कर सकते हैं। यदि पुलिस कुछ नहीं करेगी तो वह आत्महत्या कर लेगी और लिखकर छोड़ जाएगी कि वह अपने सास ससुर के दुर्व्यवहार से तंग आकर अपने प्राण दे रही है। उन दोनों के झगड़े में पासपोर्ट शब्द भी बार बार आ रहा था। कान लगाकर सुनने से लाला जी को पता चला कि बहू ने बेटे का पासपोर्ट कहीं छुपा दिया था। अब बेटा दुबई कैसे जाएगा? यहीं रहेगा और प्रतिदिन उसकी चप्पलें खाएगा। लाला जी जानते थे कि बहू द्वारा दी गई पुलिस की धमकियां व्यर्थ नहीं थी। वह यह सब करने में सक्षम थी और पुलिस तक जाने का अर्थ तो वे समझते ही थे। बेटा भी यह सब समझता था। तुम इसे अपने साथ ही दुबई क्यों नहीं ले जाते? लाला जी ने प्रातः पूछा था। वह वहां नहीं रहना चाहती। तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती? पता नहीं क्या चाहती है। कहती है दुबई की नौकरी छोड़कर दिल्ली आ जाओ। वह बोला, मुझसे अलग नहीं रहना चाहती, दिल्ली में मेरे साथ रहना चाहती है। दिल्ली और मुझ में से किसी एक को चुनना हो तो वह दिल्ली को चुनेगी। क्यों? यह उसका देश है, उसके बच्चों की पढ़ाई यहाँ हो रही है। दुबई के स्कूल में भेजकर उसे अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़वाना है। फिर उसकी सखी सहेलियां यहाँ हैं, रिश्तेदार और संबंधी यहाँ हैं। यहाँ का मौसम अच्छा है। दुबई में क्या रखा है? तो छोड़ आओ ना दुबई। जब वहां कुछ है ही नहीं तो वहां क्यों टंगे बैठे हो? बेटे ने आंखें फाड़ कर उन्हें देखा। आप नहीं जानते कि घर का कितना खर्च है? 1 लाख रुपया महीना तो यह अपने हाथ से खर्च कर देती है, और दे सकूं तो वह और खर्च करेगी। एक दिन में 1 लाख रुपया खर्च कर सकती है यह। अभी नई गाड़ी खरीदी है, हीरो होंडा। गुड़गांव का मकान है। सब कुछ लोन पर ही तो है। उसकी किस्तें चुकानी है। दुबई की नौकरी छोड़ी तो किस्तें कौन चुकाएगा? सारा ऋण अपनी कंपनी से ही तो लिया है। किस्तें चुकाने में चूक हुई तो जेल जाना पड़ेगा। वह भारत नहीं है
कि ऋण लो और इधर उधर हो जाओ। वसूली के मामले में वो लोग बहुत कठोर हैं। लाला जी उसे आश्चर्य से देखते रह गए। अपने जिस बेटे को वे धन्ना सेठ समझते थे वह तो एकदम कंगला निकला, कंठ तक ऋण में डूबा हुआ। किस्त नहीं चुका पाएगा तो जेल जाएगा। लाला जी आजीवन निर्धन ही रहे, किंतु उनकी स्थिति ऐसी तो नहीं थी। अगले दिन प्रातः बेटा किसी समाधान के बिना ही पत्नी द्वारा जब्त किया गया अपना पासपोर्ट छीनकर दुबई लौट गया था। जाते जाते पत्नी से कह गया, दुबई आना हो तो बता देना, टिकट भेज दूंगा। जैसी भी चुड़ैल हो किंतु मेरे बच्चों की माँ हो। दंगा फसाद मुझे पसंद नहीं है। मैं तुम्हें कष्ट नहीं होने दूंगा। यहाँ कोई पुरुष पसंद आ गया हो तो बता देना। किसी और के साथ रहना चाहो तो चली जाना, किंतु भविष्य में मुझ पर कभी कोई आरोप मत लगाना। मुझे दुबई बुला रहे हो? हाँ। और अपनी अरबी रखैल को बाथरूम में छिपा दोगे या किसी और को दान कर दोगे? उसे अपने माता पिता की सेवा के लिए यहाँ भेज दूंगा। गालियां खाने से बच जाएंगे और 25,000 में चैन से रह बेचारों का कष्ट कुछ तो कम होगा। उनको भी तो इस बुढ़ापे में चैन मिलना चाहिए। एक तल की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते लाला जी अपने घुटने का दर्द भूल गए। उन्हें स्मरण हो आया कि उन्हें भूख लगी है। वे दोनों पति पत्नी अब तक भूखे बैठे हैं कि बहू और बच्चे लौटेंगे तो निर्णय होगा कि रात के भोजन का क्या करना है। किसे मुर्गा खाना है और किसे गालियां। 9:30 बज गए थे और बहू का फोन भी नहीं आया था। लाला जी ने कुछ साहस कर कहा था, भागो कुछ बना लो, बच्चे आएंगे तो क्या खाएंगे? कुछ नहीं बनाया तो वे अपने भाग्य का खाएंगे। भाग्यवती ने कहा, यदि बना लिया तो बहू मेरा कलेजा खा जाएगी। किससे पूछकर बनाया? अपने बाप का घर समझ रखा है। घर को ऐसे फूंक दोगी तो रहोगी कहाँ? कौन उत्तर देगा उसकी इन गालियों का? इससे तो अच्छा है कि आदमी भूखा ही सो रहे। लाला जी के मन में आया कि पूछे कि भूखे नींद किसे आएगी, किंतु बोले, हम तो भूखे सो रहेंगे, पर बच्चों का क्या होगा? बच्चों की माँ वह है, आप नहीं। आप समझते हैं कि वह बच्चों को भूखा सोने देगी? वह कुछ भी कर सकती है। लाला जी बोले, तुमने देखा नहीं है, अपने ही बच्चों को मारने पर आती है तो कितना मारती है। छड़ी टूट जाए, उसकी अपनी बाहें टूट जाए, किंतु वह मारना बंद नहीं करती। दौरे पड़ते हैं उसे, वह कुछ भी कर सकती है। मैं तो बच्चों के प्राणों के लिए डरता रहता हूं। पर भाग्यवती का साहस नहीं हुआ कि वह रसोई की ओर पैर बढ़ाए। लाला जी जानते थे कि ये प्रतिदिन के संवाद थे और बहू के उस चंडी रूप का सामना उन दोनों में से कोई नहीं कर सकता था। बच्चों के खाने का तो बहाना ही था। लाला जी को स्वयं भूख लगी थी और वे जानते थे कि भाग्यवती भी भूखी है। वे फ्रिज को कई बार अच्छी तरह टटोल चुके थे, किंतु ऐसा कुछ नहीं था जो वे दोनों खा लेते और बहू उन्हें ही न खा जाती। किंतु फिर भी पेट की भूख से बाध्य होकर लाला जी ने कई बार भाग्यवती से कहा कि रसोई में देखे कि कुछ ऐसा है या नहीं जो निरापद रूप से खाया जा सके। नहीं तो कुछ तो बना ही ले, अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए। लौटते हुए बहू बाहर से ही कुछ लेती आएगी। कई बार ऐसा भी तो होता है कि या तो वह कुछ ले आती है या घर आकर फोन कर होटल से मंगा लेती है। उस देवी के 1000 हाथ हैं, भाग्यवती ने कहा। ऐसे में मैंने कुछ बना लिया तो कटोरी भर आटे के लिए पीपा भर गालियां सुननी पड़ेंगी। हाँ, चिकन अफगानी और रोगन जोश लाएगी, तुमसे उन्हें गरम करवा कर खाएगी और बची हुई हड्डियां तुम्हें दे देगी। अपने पोपले मुंह से उन्हें चूसती रहना। उन्हें क्यों चूसूंगी? भागो बोली, उनमें पानी डालकर अच्छी तरह उबाल लूंगी और फिर स्वाद से उसमें डबल रोटी डुबो डुबो कर खाऊंगी। मैं तो तंग आ गया हूं,
लाला जी का मुंह कड़वा गया था। इस बार बेटा आएगा तो साफ साफ कह दूंगा कि हमारे लिए कोई और प्रबंध कर दे। अब इस प्रकार बहू के बंधुआ बनकर रहना संभव नहीं है। किसने सोचा था कि जीवन की यह अंतिम बेला इस प्रकार के अपमानजनक कारागार के रूप में कटेगी। बेटा तुम्हारे लिए अलग से कुछ कर देगा तो यह उसके सिर पर एक भी बाल नहीं रहने देगी, भाग्यवती ने कहा। जाने उसके साथ क्या करे और क्या करे हमारे साथ। कल जब यह मुझे डांट रही थी तो पोती ने स्वयं मुझसे कहा था, इससे तो कहीं अच्छा है कि दादाजी आप लोग किसी आश्रम में चले जाएं, ना हो तो बुआ के पास ही चले जाएं। फूफा जी की 2-4 बातें सुननी पड़ेंगी, किंतु इससे तो अच्छे ही रहेंगे। पापा आप लोगों को वहां कुछ पैसे भेज दिया करेंगे, आपके दिन इससे तो अच्छे ही कटेंगे। पोती ने ठीक ही कहा है, किंतु जब जाना चाहेंगे तो जाने देगी। पोते को भेज देगी, दादाजी को मना लाओ। वह हाथ पकड़कर घसीटेगा, एड़ियां रगड़ेगा, आंसू बहाएगा और फिर यह मोहल्ले भर को सुनाने के लिए गली में ही चिल्लाएगी। बच्चों से जरा सा भी नेह छो नहीं है आपको, उनको रोते हुए छोड़ जाएंगे। एक तो बच्चों का बाप यहाँ नहीं है, किसके भरोसे छोड़कर गया है वह इनको। अपनी बेटी बहुत प्यारी है आपको, मैं कुछ नहीं होती आपकी, बच्चे कुछ नहीं होते, और आप चुपचाप लौट आएंगे। तो और क्या कर सकता हूं? उसकी बातों का उत्तर नहीं दे सकते, मर्द जात है। तुम दे सकती हो तो तुम ही साहस दिखाओ, मर्द बन जाओ, लाला जी बोले। आगे आगे चल पड़ना, मैं तुम्हें मना लाने के बहाने तुम्हारे पीछे पीछे चल आऊंगा। इस बार कोशिश करूंगी। क्या कोशिश करोगी? लाला जी कुछ रोष में बोले। उसकी नौकरानी तक तो तुमसे बर्तन मंजवाती है। उसे कभी कह सकी हो कि घर के मालकिन हो तुम, उसके बाप की नौकर नहीं। वह नौकरानी नहीं है, आपकी बहू की प्रतिनिधि है। उसे कुछ कहने का अर्थ है बहू को कह देना। लाट साहब का चपरासी भी लाट साहब ही होता है, भाग्यवती ने कहा। मैंने स्वयं सुना है, बहू उससे कह रही थी, तो बुढ़िया से काम क्यों नहीं करवाती? दिन भर खाट पर पड़ी रोटियां भकोसती रहती है। मैं क्या कह सकती हूँ, घर की नौकरानी हूँ और वे आपकी सास है। कहा कर मेरे हाथ में दर्द है, आटा गूंद दो, मुझे और काम है, सब्जी काट दो। और तुझे किसने कहा कि तू उन दोनों बुढ़ों के कपड़े धोया कर? पर कपड़े तो मशीन में धुलते हैं, लाला जी ने कुछ चकित होकर कहा। बहू ने मना कर दिया है, नौकरानी को आदेश है कि ना वह हमारे कपड़े मशीन में डाले, ना हमारे फुलके बनाए, ना हमारे जूठे बर्तन धोए, ना हमारे कमरे का झाड़ू पोछा करे। भाग्यवती ने उनकी ओर देखा। आप नहीं देखते, वह घर भर के फुलके बनाकर परे हट जाती है। अपनी और उस कुत्ते बाघू की रोटी बना लो। पर बाघू को तो उसी ने पाला है। पाला होगा, पर अब तो हमारी ही जिम्मेदारी है, भागो ने कहा। अर्थात हम परिवार के सदस्य नहीं हैं। नहीं, हैं तो हम परिवार के सदस्य ही, किंतु हमारा स्थान नौकरों के बाद आता है, कुत्ते के साथ। घर के लोग खाना खा लें, फिर नौकर खा ले, और तब कुछ बचे तो हम भी खा सकते हैं, भाग्यवती ने कहा। मैं पोती की बात सोच रही हूँ, यदि हम कहीं और रह लें और बेटा हमें कुछ पैसे भेज दिया करे। भेजता तो वह यहाँ भी है, पर यह मेरी जेब में कुछ टिकने दे तब ना, लाला जी बोले। कभी कहेगी दूध ले आओ, कभी अंडे ब्रेड, कभी गैस के पैसे दो, कभी सब्जी के। मैं कब तक कहता रहूं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, झक मारकर देने ही पड़ते हैं। वे लोग बातें करते रहे थे, सोचते रहे थे, टटोलते रहे थे, किंतु खाने को कुछ था नहीं। बहुत देर में भागवती के हाथ में 2 दिन पुरानी डबल रोटी के 4 टुकड़े लगे। इन्हें खा ले, उसे पता नहीं चलेगा, वह इसे भूल भी चुकी होगी। वैसे उसकी नौकरानी भी इन्हें नहीं खाएगी। हाथ लग गई
तो उठाकर बाहर फेंक देगी कुत्तों के खाने के लिए। तो चलो खा लेते हैं। पूछेगी तो कह देंगे कि हमें नहीं मालूम, नौकरानी ने खा लिए होंगे या बाघू को डाल दिए होंगे। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, भाग्यवती ने कहा। बस एक ही रट पकड़ लेना, हमें मालूम नहीं है, हम तो भूखे सोए थे। पर खाएं कैसे? एक कप चाय बना लेती हूँ, भिगोकर खा लेंगे। उसको क्या पता लगेगा, दिन भर तो घर में किसी ना किसी के लिए चाय बनती ही रहती है। रात को 11 के बाद ही बहू और बच्चे आए और सीधे अपने कमरे में चले गए। स्पष्ट था कि वे लोग खाना खाकर आए थे। नौकरानी भी उनके साथ ही गई थी, वह भी खाकर ही आई होगी। वह भी सोने चली गई। भाग्यवती ने डरते डरते पूछ ही लिया, बहू खाना? हमें भूख नहीं है। उसने सिंह दृष्टि से अपनी सास की ओर देखा। और तुम्हारे मनहूस हाथों का कुछ खाना भी नहीं है। भाग्यवती का साहस ही नहीं हुआ कि पूछे कि हम क्या खाएं। लाला जी की नींद उचट गई थी। घड़ी नहीं देखी, किंतु समझ गए कि 4 तो बज ही रहे होंगे। अब इस अवस्था में घड़ी नहीं, अपनी नींद ही बता देती है कि कितने बजे होंगे। पहली बार नींद ने दम तोड़ा था तो अनुमानतः 2:30 बजे होंगे। फिर से सोने का प्रयत्न करते रहे थे। आधी रात को उठकर करना भी क्या था? यदि बिस्तर छोड़ देते तो कुछ ना कुछ तो करते ही। कोई गतिविधि होती, कोई ध्वनि होती, किसी प्रकार की खटपट होती तो बहू की डांट सुननी पड़ जाती। तनिक सी आहट से महारानी की नींद खराब हो जाया करती है और फिर वह दूसरों का जीना हराम कर देती है। बिना किसी का नाम लिए कहती है, हरामियों को नींद भी नहीं आती। मेरा तो पति नहीं है साथ में, पर ये दोनों तो इकट्ठे हैं। शरीर में कुछ गर्मी तो होगी ही। अब उठें, मोटर चलाएं, ऊपर की टंकी में पानी भरना है। देर कर दी और पड़ोसियों की मोटरें चलने लगेंगी और फिर पानी मिलना कठिन हो जाएगा। कुत्ते को घुमाने भी तो ले जाना है। मुंह अंधेरे घुमा लाएंगे तो ठीक, नहीं तो उजाला हो जाएगा। लोग घरों से निकल पड़ेंगे, सब देखेंगे और सावधान हो जाएंगे कि कहीं लाला जी उनके घर के सामने तो कुत्ते को नहीं बैठा रहे। पड़ोसी के घर की चिंता कोई नहीं करता, किंतु अपने घर की चिंता सबको है। लाला जी वैसे भी भीरू व्यक्ति हैं। बात तो बात, लोगों की तीखी दृष्टि भी सहन नहीं कर पाते। कौन अपने ही मोहल्ले में लोगों से कहा सुनी करे। फिर बहू को जगाना भी तो होगा, नहीं तो उसका क्या है। रात को देर से सोई है, प्रातः 8 बजे तक बड़ी सोती रहेगी। नौकरानी तो उसकी छाया है। बहू को सोई पड़ी देख वह भी मचल मारे पड़ी रहेगी। बच्चों को कौन उठाएगा, कौन तैयार करेगा। लड़की तो फिर कैसे भी तैयार हो जाएगी। छोटा बेचारा तैयार हो नहीं पाएगा और माँ के हाथों पिटेगा। लाला जी को बड़ी दया आती है। उस अबोध बालक को यह ऐसे डांटती है और फिर मारती है जैसे उसकी माँ न हो, जेल की वार्डन हो। किंतु ना तो कोई उसकी जीभ को पकड़ सकता है, ना उसके हाथ को। दोष उसका अपना होता है और मार पड़ती है छोटे से बच्चे को। अपनी नींद तो बहू से छूटती नहीं और चाहती है कि बच्चा एक आवाज पर बिस्तर छोड़ दे, आधे घंटे में निपट कर नहा धो ले, खा पी ले और स्कूल चला जाए, नहीं तो माँ के हाथों पिटे। मारती है तो न यह देखती है कि हाथ जोर से पड़ जाएगा, न यह देखती है कि वह जूता जो उसने फेंक कर मारा है वह उसे कहाँ लगेगा। पर वे यह सब क्यों सोच रहे हैं? सोचे नहीं तो क्या करें, घर को तो रोज के ढर्रे पर चलना है और वह ना बिना पानी के चलेगा, ना कुत्ते को घुमाए बिना चलेगा। कहीं उसने घर में ही कुछ कर दिया तो सारी गालियां उनको ही पड़ेंगी। तब उनकी कौन सुनेगा
कि उन्हें रात का भोजन नहीं मिला था अथवा उन्हें भूखे पेट नींद नहीं आई थी। बच्चों को भी जगाना ही पड़ेगा ना जगाया तो उन्हें देर हो जाएगी। लाला जी ने नीचे से उनके कमरे की ओर मुंह उठाकर आवाज दी, बिट्टू उठ जा बेटे, रिक्शा वाला आता ही होगा। जाने क्या रोग है इस बुढ़े को, सुबह होते ही चिल्लाने लगता जैसे मुर्गा बाग देता है। बहू की विष भरी आवाज आई, बहू बच्चों को देर हो जाएगी। भाग्यवती ने पति को बचाने के लिए साहस किया। तुमने ठेका ले रखा है बच्चों को छुट्टी के दिन भी स्कूल भेजने का? स्कूल वाले कोई कमीशन देते हैं क्या? हमें पता नहीं था बेटी कि बच्चों की आज छुट्टी है। तुमने कोई चर्चा तो की नहीं? पता नहीं था तो पूछ ही लिया होता। बहू का तीखा स्वर भाग्यवती का कलेजा चीर गया। कुत्ते को जगाना तो याद नहीं रहता, बच्चों की नींद खराब करने के लिए पेट में मरोड़े उठते रहते हैं। भगवान भी सो गया लगता है, इन्हें उठाता तक नहीं। लाला जी ने भाग्यवती का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गए। चुप कर, सुबह सवेरे गालियां सुनने का शौक है क्या? हमारी सुबह तो ऐसी ही होती है, यहाँ कब भगवान के भजन से नींद टूटती है। भाग्यवती का स्वर पर्याप्त शांत था।